हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ब्लैक सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अडू अटोल को लेकर के। तो अडू अटोल को अगर हम मैप में व्यू करें, आप सभी को पता है हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में इंडियन ओशियन में एक कंट्री है मालदीव, और मालदीव का ही पार्ट है अडू अटोल। अगर हम मालदीव के मैप को व्यू करें तो मालदीव में यहाँ से मालदीव के लगभग अगर अडू अटोल और जो अदर पार्ट है मालदीव, उनके बीच से इक्वेटर लाइन पास होती है। मतलब मालदीव का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में एक्सटेंशन पाया जाता है। ओके, ये अडू अटोल जिसको शीनू अटोल के नाम से भी जानते हैं, ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक कॉन्सुलेट अपना ओपन करने वाला था, जिसको लेकर के मालदीव के प्रेसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। मालदीव के प्रेसिडेंट आप सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट का नेम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इंडिया यहाँ पर जो अपना कॉन्सुलेट ओपन करने वाला है उसको लेकर के अभी मालदीव ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, जिसकी वजह से जो अडू अटोल प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। द हिंदू के फ्रंट पेज पर आज अगर हम डिस्कस करें, जो आज 13 अप्रैल है, तो 13 अप्रैल 1919 को एक इंसिडेंट हुआ था, एक मैस्कर हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी या जलियांवाला बाग मैस्कर के नाम से भी जानते हैं। ये वो ही नैरो पाथ है, वो ही संकरा रास्ता है जहाँ से ये जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे और जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो यहाँ से इस रास्ते से काफ़ी ज़्यादा नैरो है ये वे, यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। लास्ट ईयर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस एरिया को, ये जो नैरो पाथ है, इसको दोबारा से रीडेवलप करने की कोशिश की है और इसको अब ओपन किया गया है इस बाग को, जो हमारी पब्लिक है उन सभी के लिए। हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था जब ये रीडेवलपमेंट किया जा रहा था, तो इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचुरल तरीके से ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था कि 1945 में जब जापान के ऊपर अटैक हुए थे, तो उस एरिया को, हिरोशिमा और नागासाकी को नॉर्मल तरीके से, उसी तरीके से जापान ने आज भी उसको सिक्योर करके रखा है। जब भी लोग वहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो भी इंसिडेंट है, जो भी इशू जो वहाँ पर है, वो रेगुलर आज भी लोग उसी तरीके से उसको जब व्यू करते हैं तो पता चलता है कि कितना खतरनाक तरीके से ये अटैक हुआ था। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया गया था वो भी ये रखा गया था कि जो भी मैस्कर हुआ, इसकी जो नेचुरल हेरिटेज है वो हमें बनाए रखनी चाहिए और उसको नेचुरल तरीके से ही हमें प्रोटेक्ट और सिक्योर करने की ज़रूरत है। ओके, तो जलियांवाला बाग मैस्कर को 103 साल कंप्लीट हो गए हैं। इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। जलियांवाला बाग, जिसको अमृतसर मैस्कर के नाम से भी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ था। बहुत सारी जो भीड़ है वो इस बाग में, इस पार्क में इकट्ठी हुई थी। इसका कारण ये बताते हैं कि देखो, उस टाइम जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव रूल्स थे ब्रिटिश रूलर्स के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रोलेट एक्ट आया हुआ था उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने के लिए, इसके अलावा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया था, जो हमारे इंडिपेंडेंस लीडर थे इंडिया के। तो उनको जब अरेस्ट किया गया, उन सभी के बारे में डिस्कशन करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और ऐसा भी बोलते हैं कि बैसाखी के टाइम में यहाँ पर एक मेला लगता था, तो उसमें भी कुछ लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग जो अवेलेबल थे, उनको लेकर के जब पता चलता है ब्रिटिशर्स को, तो जनरल डायर ने क्या किया कि अपनी आर्मी को लेकर के आए। इस एरिया को चारों तरफ से उन्होंने घेरा, सराउंड किया, और फिर यहाँ पर ये जो नैरो पाथ है, जिसको अभी हमने यहाँ पर द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो ये डिस्कस किया है ना, ये जो इमेज आपको शो हो रही है, ये यहाँ पर देखिए, ये वही नैरो पाथ है जिसको दोबारा से रीडेवलप किया गया है। ओके, तो यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था इतनी सारी भीड़ का, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। ओके, तो ये जनरल अवेयरनेस हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जलियांवाला बाग मैस्कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो हमें ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है श्रीलंका को लेकर के। आप सभी को पता है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में श्रीलंका ने अनाउंस किया है $51 बिलियन
$51 बिलियन डेब्ट डिफॉल्ट को लेकर के कि हमारे जो क्राइसिस है उसको अगर हमें कॉम्बैट करना है तो कुछ मनी की हमें ज़रूरत होगी। अब इसको लेकर के वो IMF को लेकर के डिस्कशन करेंगे, IMF के साथ में नेगोशिएशन करेंगे कि किस तरीके से जो उनकी इमरजेंसी मेजर्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया ने कोशिश की है कि हम क्या करेंगे, इंडिया जो है वो कोलंबो में 11,000 टन मतलब 11,000 टन जो है वो राइस की अवेलेबिलिटी करेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो पिछले लास्ट वीक भी इंडिया जो है वो अपनी इसी तरीके की जो भी असिस्टेंस है वो अवेलेबल रेगुलर करवा रहा है। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि हमारे रीजनल एरिया में, नेबरिंग कंट्रीज़ में जब भी कुछ इशू देखने को मिलता है, हमारा इंडिया जो है वो रेगुलर अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ओके, ये चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि जब भी किसी भी कंट्री में कुछ इशू हुआ, इंडिया ने वहाँ पर सपोर्ट करने की, असिस्टेंस करने की, प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इन्फ्लेशन को लेकर के। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज़ को अगर हम कंपैरिजन करें तो रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रही है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें +4 जिसमें +-2 का एक गैप रखा गया था कि मैक्सिमम हम 6% तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर करके रखेंगे, लेकिन इसको भी पास कर गई है इन्फ्लेशन प्रेजेंट टाइम में। ये इशू आप सभी को पता है कि इसका मेजर रीजन क्या है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से एक तरीके से जो भी ऑयल के प्राइजेस हैं या अदर बेसिक कमोडिटीज़ जो हैं उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं और इन्हीं की वजह से इन्फ्लेशन रेट हाइक देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, UGC ने अलाउ किया है कि एक पर्सन जो है, एक कैंडिडेट जो है एक ही टाइम में 2 डिग्रीज़ को अलाउ कर सकता है, एनरोल कर सकता है 2 डिग्रीज़ के लिए। यहाँ पर इसके लिए, इससे रिलेटेड मतलब 2022-23 के लिए जो एकेडमिक सेशन है उसको लेकर के UGC ने अपनी जो भी गाइडलाइंस हैं उसको रिलीज़ किया है और उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटीज़ विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड इफ़ दे वांट टू प्रोवाइड सच ए स्कीम। तो यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो इस तरीके की जो भी स्कीम है उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब UGC से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लो। UGC 1956 में एक एक्ट आया था, UGC एक्ट, उसी के अंडर इसको बनाया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी आप सभी को पता है, किसी एक्ट के थ्रू अगर किसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, मतलब किसी एक्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पहले ही उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या लिमिटेशन होंगी, ये सब कुछ डिसाइड की जाती है। मीन्स प्री डिफाइंड डेफिनेशन के बेसिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है किसी एक्ट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अलावा पूरे इंडिया में इसके 6 रीजनल सेंटर भी हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप सभी को पता है कि हमारे रीजनल कंट्री पाकिस्तान में नए PM वहाँ पर बने हैं, शहबाज शरीफ। तो इसको लेकर के हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था उनको। तो इसके बाद में उन्होंने बोला है और उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कुछ चीज़ें बोली है कि हमारे पाकिस्तान में टेररिज्म जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इशू है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया के साथ में हम कोऑपरेटिव टाइज़ और पीसफुल टाइज़ को लेकर के डिज़ायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट है, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है, उनको हम पीसफुल तरीके से सेटलमेंट करने में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है लास्ट ईयर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, जो भी कोऑपरेटिव मूवमेंट हुए उनके थ्रू जो भी प्रोसीजर हुआ, उन सभी के बेसिस पर एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको लेकर के अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम हो पाए। अब यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जैसे हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप सभी को पता है, तो डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स हैं उनमें इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन की लाइन पर ही हम एक ऐसी बॉडी को फॉर्म करेंगे, एक ऐसी बॉडी बनाए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी पोल्स हों, जो भी इलेक्शन हों, उनको कंडक्ट करवा सके।
मिस्टर शाह ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर नॉट रजिस्टर्ड फॉर पॉलिटिकल रीजन्स एंड दे शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से जिन भी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर नहीं किया गया है, अगर हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी रेगुलेट करनी है तो हम उनको क्या करना होगा, उनको रजिस्टर करवाना होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं उनको किस तरीके से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हम गवर्न कर पाएँ हमारे कंट्री में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो उसके लिए नेशनल लेवल पॉलिसी हमें बनानी होगी। आप सभी को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको बाद में, जो कोऑपरेटिव वर्ड है उसको बाद में इंसर्ट किया गया था। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, यहाँ पर आप सभी को पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और भगवंत मान वहाँ के सीएम हैं, लेकिन वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से जो पंजाब है उसको गवर्न किया जा रहा है। मीन्स यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अरविंद केजरीवाल को ही रिपोर्ट कर रहे हैं हर इशू को लेकर के। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि लोगों ने भगवंत मान को यहाँ पर सीएम बनाया है और उन्हीं को रबर स्टैम्प की तरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी डिसीजन ले वो इंडिपेंडेंट तरीके से पंजाब को ध्यान में रख करके अपने डिसीजन उनको लेने चाहिए। ओके, यहाँ पर यहाँ देखो झारखंड में जो त्रिकूट हिल्स है वहाँ के रोपवे में कुछ इशू देखने को मिला, जिसके जो टूरिस्ट यहाँ पर जो फंस गए उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पर अपना इवैक्यूएशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता होगा हमारे इंडिया जो है वो अगर हम देखें तो कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। केरला का जो मलप्पुरम जो टेम्पल है वहाँ पर इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया गया और ये चीज़ें हमें शो करती हैं। वनियर जो एरिया है केरला का वहाँ पर ये इस तरीके की इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज हुई और ये जो इफ्तार पार्टी है उससे हमें कम्युनल हार्मनी का जो मैसेज है वो एक तरीके से रिलीज़ करने की कोशिश की गई है कि हमारी सोसाइटी में भले ही बहुत सारे डिफरेंस हो अलग अलग पॉइंट के बेसिस पर, लेकिन हम सभी एक हैं। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उसको इंडिया रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी आप सभी को पता है हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो यूएस की विजिट पर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई वहाँ पर। इससे पहले हमारे इंडिया के पीएम और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पर यूक्रेन रशिया का जो इशू है उसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया जो है और यूएस जो है उनको ये कोशिश करना चाहिए कि हमें जो भी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको इरोजन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब रूल के बेसिस पर जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मेडिकल सेक्टर को लेकर के है। राइटर का ये बोलना है कि कोविड के टाइम में हमने ये देखा था कि हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें लोगों को ईजीली और फ्रीली हर जो हेल्थ मेडिकल सिस्टम जो है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फ्रीली लोगों को ईजीली अवेलेबल होना चाहिए मेडिसिन, और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के कोई भी मनी खर्च ना हो, इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो अपना काम करे। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने जो अदर कंट्रीज़ है उसको लेकर के यहाँ पर बात बताई है। पहले तो उन्होंने ये बोला है कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में पब्लिक पॉलिसी के तहत एक ऑब्जेक्टिव के तहत काम किया जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो सभी लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। मतलब लोगों को जो मनी है वो इसके लिए खर्च नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रिचर कंट्रीज़ हैं जिसमें हम यूएस की बात करें, जो भी अदर ग्रोइंग मेंबर्स हैं जिसमें ब्राज़ील, चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सभी में भी ये जो पॉइंट्स है वो रखने की कोशिश की जा रही है। ओके, अगर हम थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पर तो इस तरीके का जो डिसिसिव मूवमेंट है वो लगभग 20 साल पहले ही ले लिया गया था। वहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से वहाँ की जो जीडीपी है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके का जो प्रोसीजर है वो रेगुलर काम किया जा रहा है। तो इंडिया में भी ये काम होना चाहिए। ओके, अब हम
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए दो अप्रोच को अपना सकते हैं, या तो हम पब्लिक सर्विस दें या फिर सोशल इंश्योरेंस करवाएं। मतलब क्या हो कि पब्लिक सर्विस फ्रीली सब कुछ अवेलेबल हो, या फिर सोशल इंश्योरेंस लोगों का करवाया जाए कि हॉस्पिटल में जब आप जा रहे हो तो आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर उसके थ्रू आपको पेमेंट नहीं करना हो। या फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि देखो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर दोनों का एक तरीके से मॉडिफिकेशन या दोनों का इन्वॉल्वमेंट, दोनों में कोलैबोरेशन करके, मींस पब्लिक सर्विस और सोशल इंश्योरेंस दोनों को कोलैबोरेशन करके भी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रोसीजर है वो इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए और ईजीली लोगों को जो मेडिकल सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी हो, जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर है उसके लिए जो रूट है उसके लिए यहाँ पर जो होप्स HOPS इस सिस्टम के लिए बोला गया है कि ये जो सिस्टम है HOPS जो है ये हमारे इंडिया के लिए एक बेहतरीन सिस्टम हो सकता है और इससे हमारी जो भी आशाएं हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी विलिंगनेस है, उन सभी को हम इस सिस्टम के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनके बेनिफिशियल के बारे में शो किया गया है। राइटर का ये बोलना है कि हमारे इंडिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो ये सजेशन देता है कि वो चिल्ड्रन जिन्होंने अपने अर्ली टाइम में, मतलब बहुत पहले ही प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया था, मीन्स प्ले स्कूल में जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, उनमें जो डेवलपमेंट आउटकम्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आए हैं। इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टाइम टू टाइम वर्क भी किया है। देखो हर बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते कि वो प्ले स्कूल में अपने आप को एंट्री करवा सकें, तो इसका अल्टरनेट गवर्नमेंट ने ढूंढने की कोशिश की थी। नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क इन 2013 में इस तरीके का करिकुलम बनाया था जिसमें बताया गया था कि प्ले वे, खेलने के तरीके से जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको प्री स्कूल के रूप में डेवलप किया जाए और वहाँ पर इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। 2018 में गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसमें एक मेन कंपोनेंट ये रखा था कि अब हम क्या करेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेंगे, चाइल्ड सेंट्रिक एनवायरनमेंट जो है उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें भी ये इन्विजन किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन आंगनवाड़ी के थ्रू लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा सके। ओके, अब यहाँ पर कोविड-19 के बाद में हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से जो आंगनवाड़ी जो भी सेंटर्स वर्क कर रहे थे उनमें कुछ हमें इशू देखने को मिला, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिला, कुछ ऑब्स्टेकल्स देखने को मिली। अब दोबारा से जो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो अच्छे से हेल्दी तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएँ, इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर वर्क कर रही है। अब यहाँ पर राइटर ने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये बताई है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो स्कीम जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंडर गिरती हैं उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो प्रोसीजर, जो एक्टिविटीज़ जो पहले इम्प्लीमेंट की जा रही थी उनको दोबारा से रीडेवलप करके उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट की जा सके। तो यहाँ पर प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। उसमें ये बताया गया है कि हमने अगर हम कंपैरिजन करें या कुछ रिपोर्ट्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें देखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने प्री स्कूल में अपना एंट्री करवाया है उनमें आने वाले टाइम में जो उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। इसके अलावा प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो 6 सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस पैकेज के अंडर, ICDS स्कीम के अंडर, उसमें से प्री स्कूल एजुकेशन भी एक है। तो आंगनवाड़ी सेंटर में जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसको हम लो कॉस्ट के ऊपर, इसके अलावा लोकली सोर्स्ड मटेरियल एक तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे सोशल कल्चरल कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो भी डेवलप होती हैं और 6 साल तक के छोटे जो बच्चे हैं वो अपना यहाँ पर खेल के तरीके से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को हमें और ज़्यादा डेवलप करना होगा, वहाँ पर और ज़्यादा मोर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी। जो भी वहाँ पर वर्कर्स वर्क करते हैं उनको कुछ ऐसी जो भी उनकी प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी है उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी जा कर के हमें ये जो मॉडल है उसको हम बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इसको डिलीवर कर पाएंगे। और इसका जो रिजल्ट है वो आप सभी को पता है, कुछ रिपोर्ट्स में शो हुआ है कि काफ़ी इसके बेहतरीन रिजल्ट्स रहते हैं। तो मीन्स सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो आप ये बोल सकते हो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को हमें अच्छे तरीके से एक होलिस्टिक वे में उनको डेवलप करना होगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। उनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा 5 इयर्स का इस साल जुलाई में। तो यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के प्रोसीजर के लिए बताया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करने की बात कर रही है। हालांकि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा से मतलब अपनी सेकंड टर्म के लिए भी अपने आप को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रीजन्स भी होते हैं जिनके बेसिस पर अदर पर्सन को टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर किस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसके बारे में बताया गया है कि देखो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी हमारे नेशनल और स्टेट लेवल के लॉ मेकर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी हैं, इसके अलावा स्टेट और यूटी में जो एमएलए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर एमपी की, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एमपी और एमएलए की हमने बात की है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं क्या वो भी पार्टिसिपेट करते हैं क्या इसमें, यस और नो में इसका आंसर देना है आपको। ओके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो ऐसा नहीं होता है जैसे जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना इलेक्शन वोट जो है वो किसी को भी डाल के आ जाता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हर एमपी और एमएलए की जो वोट होता है उसकी वैल्यू आंकी जाती है। वैल्यू किस तरीके से कि जो जितने भी टोटल हमारे जो एमपी हैं उनको एमएलए से डिवाइड करके एक प्रोसीजर होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, जो हमारा एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है जिसमें जो प्रेसिडेंट जो चैप्टर है उसमें जाकर के आप विजिट कर सकते हो। उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है आपको कि किस तरीके से एमपी की जो वोट है उसकी वैल्यू की जाती है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कल हम हमको इजीली आपको ये समझा देंगे। ओके, और एमएलए की जो वोट है उसकी हर स्टेट की यहाँ पर बताया गया है कि जो एमपी की वोट वैल्यू है वो सेम है सभी एमपी की, लेकिन एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो डिफरेंट होती है क्योंकि हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो अलग होती है और पॉपुलेशन के बेसिस पर पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड किया जाता है एमएलए की संख्या से, फिर इंटू किया जाता है 1/1000 से। इस तरीके से जो एमएलए की वोट है उसकी वैल्यू क्या है उसको निकाला जाता है। तो हर स्टेट की जो एमएलए की वैल्यू जो है वोट की वैल्यू वो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर एमएलए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो भी लोग अपना वोट देते हैं उनके पास में जो एक पेज होता है जिसमें सारे जो भी मेंबर्स खड़े हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, उन सभी के नेम होते हैं। तो उनको क्या करना होता है, वोट देने वाले एमपी एमएलए को उन नेम के सामने अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि फर्स्ट नंबर पर मैं इस पर्सन को प्रेफरेंस देता हूँ, सेकेंड नंबर पर इस पर, थर्ड नंबर पर इस पर। तो इसमें क्या होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि 50% प्लस में 1 इतनी मेजॉरिटी जिसको मिलती है उसको ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ओके, तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पर इतनी मेजॉरिटी आ जाती है तो वो पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं आती है तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो है वो ऐसे मेंबर्स जिनके सेकंड प्रेफरेंस को फिर यहाँ पर तवज्जो दी जाती है और फिर दोबारा से वहाँ पर एक तरीके से काउंटिंग होती है। तो ये प्रोसीजर है, जिस तरीके से हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं उस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास में 50+1% लाने के लिए उनके कुछ मेजॉरिटी और चाहिए, कुछ वोट्स और चाहिए और वो उनको कुछ कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, जिसकी वजह से कुछ इशू हो सकते हैं उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उनको जिस कैंडिडेट को वो इलेक्ट करें, जिस कैंडिडेट को वो खड़ा करें, उसको लेकर के कुछ इशू हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अदर पार्टीज उनको अगर सपोर्ट करें, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल उनको सपोर्ट करती थी एनडीए को, लेकिन ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में इशू देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि शिवसेना जो है उनके साथ में भी उनका जो कोलिब्रेशन है उसमें कुछ इशू देखने को मिला। तो इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जो इसमें कुछ एनडीए गवर्नमेंट को अपना जो कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करवाने में कुछ इशू आ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आरबीआई ने क्लियर किया है कि हम कार्डलेस जो कैश विड्रॉ है उसको एटीएम के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब ये कार्डलेस विड्रॉ क्या है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो एटीएम है उसमें
आपको एक ऑप्शन आएगा कि यूपीआई के थ्रू आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपने कैश को। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे एटीएम में, तो आपको जितना भी विड्रॉ करना है मनी, वो आप अमाउंट इसमें इंसर्ट करोगे, इनपुट करोगे। फिर जो क्यूआर कोड जो एटीएम स्क्रीन जनरेट होगा उसको आप अपने फ़ोन से स्कैन करोगे फिर यूपीआई ऐप में, और फिर जो पासवर्ड है वो जिस एटीएम से जितना भी मनी आपको विड्रॉ करना है उसको लेकर के जो पासवर्ड जनरेट होगा वो एंटर जब आप करोगे तो मनी इससे आप निकाल लोगी। ओके, अब इसमें क्या है कि देखो, अभी कुछ जो बैंक हैं उन्होंने इस तरीके का प्रोसीजर को ओपन किया है, लेकिन इससे बहुत सारे, जैसे हम कार्ड स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग जैसे इशू देखने को मिलते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है इसके काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्या होता है कि जैसे आप एटीएम यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर कार्ड स्कीमिंग मशीन इंप्लीमेंट कर दी जाती है। आपके कार्ड के जो भी डाटाज हैं वो सब ट्रेस कर लिए जाते हैं, फिर उन सारे डाटाज को किसी अदर कार्ड के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, और फिर लीगल तरीके से आपके जो भी बैंक अकाउंट है उससे जो मनी है उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो ये जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर। अभी हमने डिस्कस किया एडिटोरियल पेज पर, जो 2+2 डायलॉग हुआ, डिस्कशन हुआ, उसी के बारे में बताया गया है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर के, रशिया यूक्रेन को लेकर के, इसके अलावा और भी अदर इशू हैं जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, कोविड वैक्सीन को लेकर के, इन सभी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। पेज नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिस्कशन है, इसमें इंडिया ने जो टारगेट लिया था कि सोलर कैपेसिटी टारगेट जो हम अचीव करेंगे, तो इसमें बताया गया है कि कुछ टारगेट को अचीव करने में कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो टारगेट्स हैं उनको आने वाले टाइम, जो नेक्स्ट टाइम बचा हुआ है इस ईयर का, उसमें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स को हम अल्टरनेट उसका ढूंढने की कोशिश करें, और जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर स्काईमेट एक तरीके से किस तरीके से हमारा मानसून सीजन होगा उसको लेकर के कुछ डिक्लेरेशन की गई हैं कि अल नीनो जो है उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो मानसून है वो नॉर्मल देखने को मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, जिसके हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं, वो यहाँ पर कुछ ऐसी मीटिंग होगी, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें 10 मिनिस्टर्स के जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि साउथ एशिया में जो भी इशू चल रहे हैं, हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ में किस तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और किस कंट्री के साथ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है, उनको लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 15 पर, यहाँ पर श्रीलंका जो है वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो एक टेंट सिटी के रूप में प्रेजेंट टाइम में डेवलप हो गई है। यहाँ पर रशिया की जो फोर्सेज है वो मारियापोल एरिया जो है वहाँ तक पहुँचने की कगार पर हैं, मतलब रेगुलर जो है वो रशिया जो है वो एंटर कर रहा है यूक्रेन के अंदर, और जो भी इशू है उनको सोल्व करने के पोजीशन पर कुछ भी पॉइंट्स जो हैं वो रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।